एवरीबॉडी, इस वीडियो के अंदर हम लोग मोनोपोली चैप्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। ये सेम 2 का चैप्टर होने वाला है एंड एज आई शुड ऑलरेडी इन्फॉर्म विच आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज़ नॉट समथिंग जो तुम लोग रट के बहुत लोग होते हैं दीदी रट लेंगे भैया। सेम 1 में तुम लोग ऑलरेडी उसी तरीके से बहुत सारे मेजॉरिटी लोग 99% लोग सेम 1 में इकोनॉमिक्स को सीरियसली नहीं लिए थे बिकॉज MCQ पेपर था। एंड दैट्स वाई समटाइम्स आई फील कि MCQ पूरा का पूरा सेम 1 को नहीं बनाना चाहिए था। दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन, बिकॉज स्टूडेंट्स उसको सीरियसली लेते नहीं, जिसकी वजह से सेम 2 जब आता है और सेम 2 में सेम 1 का बेसिक्स इस्तेमाल होता है। तुम लोग देख ही चुके हो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मैंने अपने पेड कोर्स के अंदर दिखाया ही है, तुम लोग को बना है ग्राफ्स सब कुछ बनाया, जिसमें तुमने देखा है ऑटोमेटिकली कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर देयर, कितने सारे ग्राफ्स हैं। पूरा एक कला है डायग्राम बनाने का, और वो सेम 1 में सीखे हो, अगर क्लास देखे हो जिसमें हम लोग कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट ये सारे टॉपिक्स को कवर किए थे। ओनली देन यू विल बी एबल टू कैच अप व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब चल क्या रहा है क्लास में, उसको कैच अप करने के लिए भी सेम 1 का बेसिक्स होना चाहिए। ओके, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये सेम 2 का पोर्शन है क्लास 11 के लिए, दैट इज़ मोनोपोली। ठीक है, वन थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर इज़ कि दिस इज़ I'll upload 2 to 3 lectures of it, जो कि that will work as a demo lecture। डेमो लेक्चर क्यों? बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर सेइंग, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि दीदी सेम 2 का भी आप कुछ लेक्चर्स अपलोड कीजिए जो कि हम देख के एक आइडिया लगा पाएँ कि आप कैसे पढ़ाती हैं। बिकॉज बिफोर बाइंग, बिफोर पेइंग फॉर द कोर्स, डेफिनेटली ये एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि एक बार डेमो देखना है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब एंड पर्टिकुलरली मैं हमेशा बोलती हूँ कि चाहे डेमो ही क्यों ना हो, बट अपना कॉपी किताब लेकर बैठो। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग इस पूरे टॉपिक में ही घुस जाए कि मोनोपोली क्या है, सो इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ मार्केट नाम का एक टॉपिक किया है। ठीक है, यूट्यूब पे वो नहीं है बट वो कोर्स के अंदर है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट का टॉपिक मैंने करवा दिया है, और फॉर्म्स ऑफ मार्केट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर था जो कि बिल्कुल परफेक्ट कॉम्पिटिशन के उस किनारे था। यानी अगर मैं एक लाइन बनाऊँ, उस लाइन में अगर परफेक्ट कंपटीशन इस तरफ आता है तो मोनोपोली एकदम इस तरफ आता है, यानी बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर्स होल्ड करता है एक मोनोपोली मार्केट। सो हम उसके बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी डेफिनेशन, फीचर्स मैंने फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर में डिस्कस किया है, बट फिर भी मैं एक बार ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि मोनोपोली होता क्या है। समझो इस बात को कि जो शब्द है मोनोपोली, इसमें जो वर्ड है मोनो, इसका मतलब होता है सिंगल, और पॉली इसका मतलब होता है सेलर। मतलब ज़्यादातर बुक्स में यही लिखा होता है। हालांकि अगर तुम मैथ्स के डेफिनेशन के हिसाब से जाओ तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, लेकिन पॉली का मतलब होता है मैनी, है ना। मैनी, पॉलीनोमियल तुम लोग पढ़े थे, तो पॉली का जनरल मैथमेटिकल सेंस में मतलब तो मैनी ही होता है। बट अगर तुम ज़्यादातर बुक्स देखो इकोनॉमिक्स में तो उसमें ऐसे लिखा होता है कि मोनो का मतलब है सिंगल और पॉली का मतलब है सेलर। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं सिंगल सेलर। तो एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे सिंगल सेलर हो। और अगर मान लो तुम ये मान के चलो कि मोनो का मतलब तो सिंगल है लेकिन पॉली का मतलब मैनी है, तो फिर मोनोपॉली को आप कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा? आप ये बोल सकती हैं कि सिंगल सेलर को रिप्रेजेंट करता है और मैनी बायर्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, अपना अपना नज़रिया है। बहुत सारे बुक के जो ऑथर्स हैं वो कुछ और बोलते हैं, बहुत सारे बुक के ऑथर्स कुछ और बोलते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, तुम लोग जिस तरीके से इस चीज़ को ग्रहण कर पाओ। मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है बस ये याद रखना है, कहाँ से कौन सा वर्ड आया है वो टेक्निकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। मोनो जो वर्ड है, अगर ज़्यादातर बुक्स को फॉलो करें, जो क्लास 12 लेवल के जो बुक्स हैं उसको अगर हम लोग फॉलो करें तो उसमें हम लोग देखेंगे कि मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉली का मतलब होता है सेलर। सो मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे सिंगल सेलर है। बट देर आर अदर बुक्स ऑल्सो जहाँ पे ऐसा लिखा होता है कि मोनो का मतलब है सिंगल लेकिन पॉली का मतलब है मैनी। तो मोनोपोली यानी एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे सिंगल यानी मोनो सेलर हो और मैनी बायर हो। तो उस तरीके से भी इसको डिफाइन किया जाता है। दैट्स नॉट द पॉइंट। सिंपल भाषा में मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक सेलर होता है और बहुत सारे, बहुत मतलब अनगिनत, काउंट नहीं रख सकते, उतने सारे बायर्स होते हैं। मतलब हज़ारों लाखों बायर्स होते हैं लेकिन सेलर एक होता है। मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि सेलर एक होने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल कोई सामान बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं मैन्युफैक्चर करके इसको बेच रही हूँ, दिस इज़ नॉट व्हाट सेलर मीन्स।
सेलर सिंपली मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल, इंडियन रेलवेज। अब इंडियन रेलवेज जो है, ऑफ कोर्स ट्रेन में सफ़र तुम लोगों ने सबने किया होगा, तो इंडियन रेलवेज इकलौता कंपनी है इंडिया के अंदर, सरकारी कंपनी ऑफ कोर्स, जो कि ट्रेन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो क्या इंडियन रेलवेज में एक ही लोग काम करते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। इंडियन रेलवेज बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रखता है अपने कंपनी को मैनेज करने के लिए। बट अगर हम लोग एज अ कंपनी देखें तो डेफिनेटली वो एक ही कंपनी है। मतलब क्या हुआ कि सिंगल सेलर का मतलब एक बंदा या एक इंडिविजुअल का बात नहीं हो रहा है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का बात हो रहा है। बात समझ में आया? हालांकि अगर तुम रियल लाइफ में जाओ तो उस सिचुएशंस में भी हम लोग मोनोपोली कह देते हैं जहाँ पे टेक्निकली सिंगल सेलर नहीं है। मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगी, बट बुकिश डेफिनेशन यही कहता है। बुक का अगर तुम पूरा का पूरा डेफिनेशन उठा लो तो बुकिश डेफिनेशन यही है कि एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सेलर हो। एक मतलब तुम लोग समझ गए कि एक इंडिविजुअल का बात नहीं कर रही हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एक सेलर है और बहुत सारे बायर्स हैं, अनगिनत बायर्स हैं। ठीक है, अब मोनोपोली के कुछ फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, उन फीचर्स पे एक बार नज़र डालते हैं। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे सिर्फ एक सेलर है। एक सेलर से क्या मतलब है? क्या एक इंडिविजुअल बोल रही हूँ? नॉट रियली, आई एम टॉकिंग अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि एक मोनोपोली मार्केट के अंदर फर्म और इंडस्ट्री आपस में बराबर होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, ज़रा समझने का कोशिश करते हैं। एक मोनोपोली मार्केट के अंदर फर्म और इंडस्ट्री बराबर होने का क्या मतलब है? नॉर्मली इंडस्ट्री किसे कहते हैं? जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये एक इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री यानी बहुत सारे फर्म्स का गुच्छा होता है। अगर हम बहुत सारे फर्म्स का गुच्छा ले लें तो हम उसको इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ तो मैं बोल रही हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सिर्फ इकलौता टाटा मोटर्स तो नहीं है, मारुति उद्योग लिमिटेड, देयर आर सो मेनी कंपनीज। अगर मैं ले लूँ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री तो इकलौता रिलायंस तो नहीं है या जियो तो नहीं है, सॉरी, देयर आर अदर कंपनीज ऑल्सो। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री जब हम कहते हैं तो इंडस्ट्री में बहुत सारे फर्म्स के गुच्छे होते हैं। यानी मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि कलेक्शन ऑफ फर्म्स को इंडस्ट्री बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो फर्म मतलब ये, जैसे इसमें से अगर एक के ऊपर इशारा करूँ तो ये फर्म 1 है, ये फर्म 2 है, ये फर्म 3 है, तो ऐसे करके अलग अलग फर्म्स हैं। बट अगर एक साथ कलेक्शन या कलेक्टिव सेंस में बात करें तो एक साथ कलेक्टिव सेंस में सारे के सारे इंडस्ट्री के नाम के अंदर आएंगे। सही बात है। लेकिन अगर तुम एक मोनोपोली का बात करते हो तो मोनोपोली में कितने फर्म होते हैं? एक ही फर्म होता है, बुकिश डेफिनेशन के हिसाब से एक ही फर्म होता है, या फिर एक ही ऑर्गेनाइजेशन होता है जो प्रोडक्ट बना रहा होता है। इसीलिए एक मोनोपोली मार्केट के अंदर हम कहते हैं कि फर्म ही पूरा का पूरा इंडस्ट्री होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि रेलवे का इंडस्ट्री है, ट्रेन का इंडस्ट्री है, तो उसमें कौन सेलर है? इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज अकेला एक ऑर्गेनाइजेशन भी है और अपने आप में पूरा इंडस्ट्री भी वही है, क्योंकि उसके अलावा तो और कोई है भी नहीं। बात समझ पा रहे हो? तो मोनोपोली में हम कहते हैं कि एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे फर्म ही अपने आप में इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि अगर तुमने मेरे साथ परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा है तो परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, तो लाखों करोड़ों फर्म्स मिलते हैं तब जाके एक इंडस्ट्री बनता है ना। लेकिन मोनोपोली के अंदर फर्म ही इंडस्ट्री हो जाता है, फर्म इंडस्ट्री के ही बराबर हो जाता है, क्योंकि एक ही फर्म होता है पूरे उस मार्केट के अंदर और वही अपने आप में पूरा मार्केट का डोमिनेंट पार्टिसिपेंट या मार्केट का पूरा गेम चेंजर वही है। तो फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री। तीसरा बात है कि मोनोपोली में हम लोग देख पाते हैं कि क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होता है। भैया तुम मोनोपोली बोल रहे हो, इकलौते सेलर, तो अगर तुम इकलौते सेलर होने का दर्जा प्राप्त कर रहे हो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर तो डेफिनेटली तुम कुछ ऐसा बेच रहे हो जो बाकी और कोई नहीं बेच रहा है। इमेजिन करो मैं भी एक मार्कर बना के बेचूँ तो अगर मार्कर बना रही हूँ जो कि कॉमनली प्रोड्यूस हो सकता है तो फिर वो एक मोनोपोली कैसा? मोनोपोली के केस में हम ज़्यादातर देखते हैं कि कुछ ऐसा बन रहा होता है जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। अब इस शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे इंडियन रेलवेज ही का एग्जांपल ले लेते हैं। इंडियन रेलवेज जो बनाकर बेच रहा है ट्रेन का सर्विसेज, कस्टमर को इधर से उधर पहुँचाने का ये जो सर्विस इंडियन रेलवे प्रोवाइड करता है, क्या और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हम नहीं देख पाते हैं? क्या हम एयरप्लेन या एयरवेज सर्विसेज नहीं देखते हैं? क्या हम वाटरवेज नहीं देखते? ऑफ कोर्स। लेकिन अगर तुम सेम लेवल पे देखो तो तुम कभी भी एक ट्रेन सर्विस को एयरप्लेन या फिर एयरवे का सर्विस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा है। यानी तुम ये ज़रूर बोल सकते हो कि ट्रेन का सर्विस
और एयरप्लेन का जो सर्विस है वो आपस में सब्सटीट्यूट है कि ये नहीं तो वो सही, लेकिन क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, दूर का कहीं सब्सटीट्यूट है, क्योंकि एक 700 का टिकट को आप 7000 के टिकट के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए इन जो हम बोल रहे हैं कि मोनोपोली के केस में तुम कुछ ऐसा बेच रहे होते हो जो कि ऑफकोर्स मार्केट में है वैसा ही टाइप का प्रोडक्ट, लेकिन बहुत दूर का कोई प्रोडक्ट है वैसा, यानी एकदम सेम प्राइस रेंज पे ही आपको वैसा कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं देखने को मिलता है ज़्यादातर केसेस में। फिर आ रहा है फोर्थ, बैरियर्स टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम अपने माइंड में हर वक्त परफेक्ट कंपटीशन के साथ भी कंपेयर करो। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स था, मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर है। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे फर्म्स मिलकर एक इंडस्ट्री बनाते थे, मोनोपोली में फर्म इक्वल्स टू इंडस्ट्री है। परफेक्ट कंपटीशन में हर प्रोडक्ट एक दूसरे का परफेक्ट सब्सटीट्यूट होता था, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता था, हर सेलर सेम टू सेम माल बेच रहा होता था सबको, इसलिए होमोजीनियस प्रोडक्ट था या फिर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स था। यहाँ पे तो कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट था, जिसको मर्जी है वो इस इंडस्ट्री में घुस सकता था, जिसको मर्जी है उस इंडस्ट्री से निकल भी सकता था, लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं है। मोनोपोली में बैरियर है, रुकावट है, जिसको मर्जी वो ट्रेन के इंडस्ट्री में घुस करके अपना ट्रेन का पूरा कंपनी खड़ा कर ले, पॉसिबल नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं पॉसिबल है कि भाई सरकार परमिशन नहीं देता। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे सरकार ने ही बैरियर लगा रखा है लीगली कि आप नहीं घुस सकते इसमें। तो अगर मुकेश अंबानी जी के पास बहुत पैसा भी होगा, स्टिल वो अपना एक ट्रेन सर्विसेज नहीं खोल सकते जब तक सरकार परमिशन ना दे। तो बहुत सारे केसेस में लीगल बैरियर होता है, इसके लिए नए फर्म्स नहीं आ सकते। लेकिन बहुत सारे केसेस में लीगल बैरियर भी नहीं होता, सरकार ने कोई बैरियर नहीं लगाया, फिर भी नए फर्म्स नहीं आ पाते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि मोनोपोली का जो सेलर होगा, जिसने ऑलरेडी मार्केट में एक इतना अच्छा दबदबा क्रिएट कर लिया है, कस्टमर को अपने पास रोक के रखा है सालों साल तक, तो उसके सामने उस कंपटीशन को फेस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे कंपटीशन को ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए फर्म्स जनरली अवॉइड करते हैं इस मार्केट में घुसना। इसलिए हम बोलते हैं कि इस मार्केट में एंट्री और एग्जिट दोनों ही एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है, एक बैरियर लगा पड़ा है, बहुत स्मूथली हम इस मार्केट में एंट्री नहीं ले पाते हैं और एग्जिट भी नहीं ले पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम बात करो इंडियन रेलवेज़, अब मान लो इंडियन रेलवेज़ 2 साल से नुकसान में चल रहा है, तुमको लगता है कि पूरा का पूरा कंपनी अपने आप को बेच के निकल पड़ेगा? नहीं भैया, अगर तुम लोग पढ़ोगे और परफेक्ट कंपटीशन में तुमने मेरे साथ पढ़ा भी है कि अगर तुम बिजनेस बंद भी कर दो तो भी तुमको फिक्स्ड कॉस्ट देना पड़ता है, और इंडियन रेलवेज़ का फिक्स्ड कॉस्ट ह्यूमंगस होगा, एक ट्रेन करोड़ों में जाते हैं। तो अगर कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम नहीं करेंगे आपसे प्रोडक्शन क्योंकि हमको नुकसान हो रहा है, तो भैया बहुत सारा लॉसेस होगा, वो लॉसेस को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। थोड़े मैंने बड़े बड़े वर्ड्स फेंक दिए। अगर हम लोग स्मूथली इसको डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं कि मोनोपोली मार्केट के अंदर फ्री एंट्री एंड एग्जिट पे एक बैरियर होता है। ये बैरियर लीगल भी हो सकता है कि सरकार ही परमिशन ना दे, या ऐसा भी बैरियर हो सकता है जहाँ पे घुसना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ प्योर कॉम्पिटिशन आउट देयर। ठीक है, देन देर इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ मोनोपोली के अंदर हम लोग देख पाते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोपोली मार्केट के अंदर हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देख पाते हैं। व्हाट डज दैट मीन? इट सिंपली मीन्स कि बिकॉज आप एक मार्केट की इकलौते सेलर हो तो आप अपने सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट प्राइस पे बेच सकते हो। तुम बोलोगे कैसे पॉसिबल है? मैं एक एग्जांपल देके हिंट देके छोड़ रही हूँ, बाद में इस पर डिटेल में आएंगे। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज कोलकाता टू दिल्ली लेके जा रहा है। अगर कोई 40 इयर्स या मान लेते हैं कोई 50 इयर्स या उससे कम है, 50 इयर्स और बिलो, तो उसके लिए टिकट का भाड़ा है सपोज 1500 रुपये। और कोई अगर 50 इयर्स प्लस है सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में तो ऑफकोर्स उसका भाड़ा कम लगता है, 1200 लग रहा है। तो कोलकाता टू दिल्ली सेम कंपार्टमेंट में, मान लो एसी वाला कंपार्टमेंट में ही चढ़ के जाने के लिए, सेम डिस्टेंस में जाने के लिए एक जन से डिफरेंट टिकट प्राइस चार्ज कर रहे हैं, एक जन से डिफरेंट चार्ज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज ग्रुप। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, तुमने कस्टमर्स के बीच में भेदभाव किया। तुमने एक कस्टमर से सेम सर्विस के लिए कुछ और पैसे मांगे और एक कस्टमर से कुछ और मांगे, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो दीदी ये तो अच्छा चीज़ है ना, बूढ़े लोगों से कम मांगा जा रहा है। ऑफ कोर्स मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक बुरा चीज़ है। हम बाद में पढ़ेंगे भी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, कौन कौन से तरह तरह के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है।
वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इन अ नटशेल अगर हम अपने आप में ये पूरा कहानी को रिपीट करें तो हम बोलेंगे कि मोनोपॉली, जो शब्द मोनो है इट मीन्स सिंगल एंड पॉली मीन्स बुकिश लैंग्वेज में सेलर। तो मोनोपॉली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे एक सेलर होता है। सेलर ही अपने आप में, यानी वो फर्म ही अपने आप में पूरा इंडस्ट्री होता है। ऐसा प्रोडक्ट बिक रहा होता है जिसका कि कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। फ्री एंट्री एंड एग्जिट पे एक बैरियर सा होता है और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी देख पाते हैं हम लोग मोनोपॉली के अंदर। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हालांकि बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे फर्म्स मिलकर एक इंडस्ट्री बनाते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपस में परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो कतई पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हर सेलर एकदम सेम प्रोडक्ट बेच रहा था, किसी भी एंगल से हम प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते थे। यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम इस पे भी आएंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो कहानी क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि दीदी मोनोपॉली अराइज कैसे होता है, मोनोपॉली का जन्म कैसे होता है। लेट अस टॉक अबाउट दैट। कानून में ही परमिशन दे दिया हो। अच्छा, बाय द वे एक और चीज़ मैं छोटा सा बता देती हूँ कि मोनोपॉली जो हम नाम रखते हैं ना, मोनोपॉली नाम इस मार्केट स्ट्रक्चर का है, यानी जो मार्केट है उसको हम कहलाते हैं या उसको हम बोलते हैं मोनोपॉली। इस मार्केट में जो इकलौता सेलर होता है, एक सेलर, वन सेलर, इस मार्केट का जो इकलौता सेलर होता है, वन सेलर, उसको हम लोग कहते हैं मोनोपोलिस्ट। प्लीज़ अपने दिमाग में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मत लाओ। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इंटायरली एक डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर है, उसका हम बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि मोनोपॉली उस मार्केट का नाम है और उस मार्केट में मौजूद जो सेलर है उसको हम क्या बुलाते हैं, मोनोपोलिस्ट। बात समझ पा रहे हो ना? मोनोपॉली एक मार्केट का नाम है और उस मार्केट में जो मौजूद सेलर है उसको मोनोपोलिस्ट बोलते हैं। जैसे रेलवेज अपने आप में एक इंडस्ट्री है, तो ये क्या हो गया, ये एक मोनोपॉली मार्केट है। और इसमें जो इंडियन रेलवेज है, जो हमारा कंपनी है सरकारी, उसको हम लोग मोनोपोलिस्ट बुलाएंगे, मोनोपोलिस्ट फर्म। तो बेसिकली उस फर्म को हम लोग मोनोपोलिस्ट बुलाते हैं और क्या बोलते हैं, उस मार्केट को अपने आप में मोनोपॉली बुलाते हैं। प्लीज़ ये डेफिनेशन अपने दिमाग में क्लियर रखना। अब मोनोपॉली अराइज कैसे होता है, कैसे एक मोनोपॉली का जन्म हो जाता है? सबसे पहला है वेरी सिंपल, बाय लॉ। कानून में ही सरकार ने किसी फर्म को, किसी इंडस्ट्री को एक मोनोपॉली का दर्जा दे दिया है। कानून में ही, समझना, कानून में ही, कैसा लिखने जा रही थी मैं, मतलब बाय लॉ परमिशन दे दिया गया है कि हाँ भैया तुम्हारा कंपनी इस मार्केट के अंदर एक मोनोपॉली पावर रहेगा। इसका मतलब तुम्हारे कंपनी के अलावा इस इंडस्ट्री के अंदर, इस मार्केट के अंदर और कोई खिलाड़ी नहीं आ सकता। टेक वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज को कानून के तहत परमिशन मिला हुआ है कि रेलवे इंडस्ट्री में इस कंपनी के अलावा और कोई नहीं आ सकता। टेक कोलकाता के अंदर CESC जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, आई गेस कंपनी है कि कॉरपोरेशन है, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो है, इसको भी कानून के तहत परमिशन मिला हुआ है कि कोलकाता के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देना है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसके अधिकार में है और कोई कंपनी नहीं आ सकता। तो जब आप कानून के तहत देखते हो कि सरकार ने ही एक परमिशन दे दिया हो किसी कंपनी को कि वो इकलौता मोनोपॉलिस्ट बन के रहेगा अपने अपने इंडस्ट्री में, तो हम बोलते हैं कि एक मोनोपॉली का जन्म होता है बाय लॉ, कानून के तहत। दूसरा तरीका भी है एक मोनोपॉली के जन्म होने का, ये होता है बाय इन्वेंशन। बाय इन्वेंशन यानी आपने कुछ ऐसा बना दिया जो कि पूरे के पूरे आज तक कभी बना ही नहीं था। तो हम लोग बोलेंगे कि भैया तब तो आपको उस, क्योंकि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, चलो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आजकल एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी में हम लोग बोलते हैं कि बिकॉज यू सी मेरे भी क्लासेस हैं एंड मेनी पीपल सफ़र विथ हाई नंबर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, एंड दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। सो हाई मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया जो भी है, जिसमें भी जो नंबर होता है वो बहुत टू मच होता है, तो इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग बिकॉज यू कैनॉट मैनेज एनीथिंग विदाउट इट, है ना। चश्मा के बिना तो ज़िंदगी नहीं है। तो सुबह उठे जस्ट लुकिंग कि भैया कहाँ है चश्मा, सो दैट इज़ अ पॉइंट। सो इस फील्ड में बहुत सारे रिसर्च कंडक्ट किए गए हैं एंड वन थिंग
has been invented now, which is known as ICL. ICL stands for, I think, मेरा अंदाज़ा अगर सही है, मैंने पढ़ा था बहुत पहले, इंट्राकोलमर लेंसेज। ये कुछ नहीं होते हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं तो जो कि तुम लोग ऊपर लगाते हो, ये एक टाइप के लेंसेज होते हैं जो कि ये क्लास 10 में अगर तुमने पढ़ा है, कॉर्निया, तुम्हारे आँख का जो कॉर्निया है और तुम्हारा जो नेचुरल लेंस है उसके बीच में एक स्पेस होता है। ये जो तुम्हारा कॉर्निया है और ये तुम्हारा आँख का नेचुरल लेंस होता है, इसके बीच में एक स्पेस होता है, तो यहाँ पे ये इसको लगा दिया जाता है। इसमें तुम्हारा आई का नंबर फिटेड होता है। तो जस्ट लाइक कॉन्टैक्ट लेंस ऊपर से पहनते हैं, तो दिस इज़ वन लेंस विच गोज इनसाइड। तो समझो कि अगर आँख के अंदर ये एक लेंस जा रहा है तो डेफिनेटली ये कुछ ऐसे मटेरियल से बना होगा जो कि आँख के साथ रिएक्ट ना करे, है ना, वरना भैया आँख का सवाल है। तो बहुत सारे कंपनीज़ ने इसके ऊपर रिसर्च किया और स्पेसिफिकली एक कंपनी है विच आई थिंक दैट आई एम राइट, एक कंपनी स्टार, STAAR है गेस। इस कंपनी ने रिसर्च करके एक ऐसा कोलमर का एक लेंस बनाया जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इस कंपनी ने एक पेटेंट ले लिया। पेटेंट का मतलब होता है कि इसके अलावा ये मटेरियल यूज़ करके, जो कि इकलौता मटेरियल है अभी तक का जो कि आँख के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये मटेरियल यूज़ करके बनाने वाला एक लेंस जो कि आई पावर को ठीक कर सके, इकलौता कंपनी है, इसने पेटेंट भी ले लिया है। तो इसने कुछ ऐसा इन्वेंट कर दिया, प्लीज़ अंडरस्टैंड, इसने कुछ ऐसा इन्वेंट कर दिया जिस इन्वेंशन का उसने पेटेंट ले लिया है, अधिकार ले लिया है, और इस इंडस्ट्री में इसके अलावा ये प्रोडक्ट बेचने वाला और कोई नहीं हो सकता। इस इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर लेंस जो अंदर जाएगा, इसके अलावा और कोई भी मार्केट या और कोई भी कंपनी नहीं हो सकता जो इसके अलावा ये सेम प्रोडक्ट बेच के दिखा दे। सो कैन आई से कि जस्ट बिकॉज इस कंपनी ने इन्वेंट किया कुछ सर्टेन प्रोडक्ट, वो इस पर्टिकुलर मार्केट के लिए एक मोनोपोली है, वो एक मोनोपोली राइट एंजॉय कर रहा है कि भैया मेरे अलावा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए और कोई नहीं है। हालांकि इंडिया में भी कॉपी कैट्स बन रहे हैं इसके, बट मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बस समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि काफ़ी बार हम ऐसा देखते हैं कि कोई कंपनी होता है, उसने कुछ ऐसा प्रोडक्ट इन्वेंट कर दिया होता है और उसका वो अधिकार ले लेता है, पेटेंट ले लेता है कि कोई दूसरा कॉपी ना करे, तो इकलौता मोनोपोली बन जाता है उस पर्टिकुलर मार्केट के लिए। ठीक है, तो दैट इज़ देयर। तो एक तो है मोनोपोली बनने के पीछे का कारण कि बाय लॉ, कानून के तहत बने। दूसरा कारण है कि आपने कुछ यूनिक, कुछ ऐसा इन्वेंट कर दिया जिसकी वजह से आपको मोनोपोली अधिकार मिला है। तीसरा जो रीज़न है वो है बाय अमलगमेशन या फिर मर्जर। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे कंपनीज होते हैं जिनको ये बात समझ में आ जाता है कि अगर हम लोग अकेले अकेले काम करें तो हम सब नुकसान में जाएंगे, क्योंकि सब आपस में कंपटीशन करेंगे जिसके वजह से सबको नुकसान होगा। तो ये कंपनीज फैसला करते हैं कि क्यों ना एक काम करें कि हम सब के सब मर्ज हो जाए और मर्ज करके इकलौता एक बड़ा कंपनी बना लेते हैं। तो मान लो एक मार्केट है किसी भी चीज़ का जिसमें मान लो कुछ ऐसे 5-6 कंपनीज थे, सब नुकसान में कहीं ना कहीं जा रहे थे, तो उनको रियलाइज़ हुआ, ये आपस में डिस्कशन करते हैं और पांचों आपस में मर्ज करके एक इंडिपेंडेंट अकेला कंपनी बना देते हैं, तो फिर भी मोनोपोली बन सकता है। तो मोनोपोली बनने के लिए अमलगमेशन या मर्जर हो जाए तो भी मोनोपोली बन सकता है। वेरी ट्रू। देन वी हैव फोर्थ विच इज़ नोन एज बाय एक्विजिशन। एक्विजिशन यानी कैप्चर। क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे फर्म्स होते हैं और एक बड़ा फर्म होता है। ये बड़ा फर्म क्या करता है, इन छोटे छोटे फर्म्स को खा जाता है। खा जाने का मतलब है कि इस पूरे के पूरे फर्म को मार्केट से ही बाहर कर देता है। मार्केट से बाहर कर देता है क्योंकि जब एक मोनोपोली, एक बड़ा फर्म होता है जो कि सालों साल से काम कर रहा हो, उसके सामने टिक पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अभी तुम लोग एक एग्जाम्पल देखो कि कि कोल्ड ड्रिंक, हालांकि कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में कोका कोला के अलावा भी बहुत कंपनीज़ हैं, लेकिन मोनोपोली तो बाय डेफिनेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे एक सिंगल सेलर हो। तो डेफिनेशन के हिसाब से हालांकि मोनोपोली ऐसा ही होता है कि जहाँ पे एक ही सेलर हो। रियल लाइफ में इतना एक्सट्रीम केस हम नहीं देख पाते। हम रियल लाइफ में मोनोपोली कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे एक कंपनी के पास मैक्सिमम कस्टमर हो। बात समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? बुकिश डेफिनेशन के हिसाब से जाओ तो वहाँ पे मोनोपोली शब्द का मतलब होता है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर हो।
बट अगर तुम रियल लाइफ में देखो तो इतना एक्सट्रीम केस हम देख नहीं पाते। हम रियल लाइफ में ये देखते हैं कि एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे सेलर्स होते हैं, 2 3 4 5 सेलर्स होते हैं, हाँ, बट एक के पास ज़्यादा मैक्सिमम, मतलब मान लो 80% कस्टमर शेयर वहीं पे है, तो फिर उसको भी हम लोग एक मोनोपोली ही बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल तुम अगर कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री का बात कर रहे हो और उसमें तुमने कोका कोला का बात किया है, तो कोका कोला जो है उसके अलावा भी काफ़ी ब्रांड्स हैं कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री के अंदर, बट कोका कोला तो आई थिंक 150 साल हो गया उसको शुरू किए हुए, तो काइंड ऑफ उसने मार्केट को बहुत अच्छे से कैप्चर कर लिया है। तो मार्केट का एक मोनोपोली अधिकार उसके पास है, बिकॉज मैक्सिमम कस्टमर्स उसके हैं। अब कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में ही घुसने का कोशिश करता है कैंपा, आई थिंक रिलायंस का ये कंपनी है, कैंपा घुसने का कोशिश करता है। कैंपा कोला तुम लोग देखे थे और डेफिनेटली टक्कर नहीं ले पाया। कोका कोला के सभी ब्रांड्स के आगे कैंपा कोला की बैंड बजी। तो जस्ट बाय कंपटीशन, क्योंकि कोका कोला के पास ऑलरेडी बहुत सारा कस्टमर शेयर है, तो बस अपने कस्टमर्स को सर्व करते करते, अपने कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाते पहुंचाते, बस कंपटीशन के नाते कैंपा कोला के उसने मार्केट से बाहर फेंक दिया। हम इसी को बोलते हैं कि काफ़ी बार हम देख पाते हैं कि कोई एक कंपनी होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा ही मार्केट पावर होता है, तो वो क्या करता है, वो दूसरे छोटे छोटे फर्म्स को कंपटीशन से उनको हराता है और उनको मार्केट से बाहर कर देता है। ये एक पॉसिबिलिटी है, और काफ़ी बार बाहर ना करके उनको खा जाता है। इसका मतलब बिल्कुल ये वाला जो कंपनी है उसको फोर्स कर देगा कि भैया तुम अपना कंपनी हमको बेच दो, तुम अपना कंपनी हमको बेच दो, तुम अपना कंपनी हमको बेच दो। सो दिस इज़ अच्छा, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? इसमें सारे कंपनीज़ अपने आप को बेच नहीं रहे हैं, ये इंडिविजुअली सारे के सारे कंपनीज एग्जिस्ट करते, बस ये इसके अंदर आ चुके हैं, इसके अंडर आ गए। इसके अंडर आने का मतलब है कि ये कंपनी का जो प्रॉफिट जितना भी बनेगा इन टोटल, जो भी प्रोडक्ट ये बेचेंगे एक साथ डिसाइड करके एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, सबके सब सेम प्राइस मार्जिन पे बेच रहे होंगे, और उस हिसाब से इनके बीच में प्रॉफिट बटेगा। और यहाँ क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा कंपनी का अस्तित्व ही खत्म। अब कंपनी ए नाम का कोई कंपनी मार्केट में होगा नहीं, कंपनी बी, कंपनी सी नाम का कोई कंपनी नहीं होगा, इकलौता एक मोनोपोली कंपनी होगा। सो दैट इज़ देयर। तो अगर हम समराइज़ करें तो एक मोनोपोली अराइज कैसे होता है, कैसे एक मोनोपोली का जन्म होता है। तो एक तो है बाय लॉ, कानून के तहत सरकार ने परमिशन दे रखा है। दूसरा, कुछ ऐसा आपने इन्वेंट कर दिया है कि वैसा कोई और मार्केट में इन्वेंट नहीं कर सकता। तीसरा, मर्जर के थ्रू या फिर अमलगमेट जस्ट एक फैंसी वर्ड है मर्जर का, बहुत सारे कंपनियों के साथ मर्ज हो जाना। और चौथा है एक्विजिशन, छोटे छोटे कंपनी को हथिया लेना, उनको कैप्चर कर लेना। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं जिससे कि एक मोनोपोली का जन्म होता है। ट्रू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, जिस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे कि मोनोपोली के अंदर प्रॉफिट का क्या सिचुएशन होता है। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट वन लिटिल थिंग कि प्लीज़ 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 सेम 1 का कॉस्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, सारा का सारा प्लीज़ पढ़ के आओ, कुछ नहीं समझ में आएगा। ऑलराइट।